यूपी सरकार के सर्वे को लेकर मदरसों में हलचल है, लेकिन मदरसों में शिक्षा का जो हाल है इसको लेकर सभी चुप। मदरसों में हो रही पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची सहारनपुर। देखिए संवाददाता रविकांत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो कई लोग एक्टिव मोड में आ गए। सर्वे में किसी को सियासत नजर आने लगी तो कोई कहने लगा कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है। सर्वे के खिलाफ माहौल बनाने वाले माहौल बना रहे हैं, मदरसों को ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन मदरसों की पढ़ाई का स्तर क्या है जरा आप अपनी आंख से देखिए। आपके मुल्क का नाम क्या है? हाथ खड़ा कीजिए जिसको जिसको पता है। आपके मुल्क का नाम क्या है? मदरसों की पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी की टीम सहारनपुर के दारुल उलूम महमूदिया मदरसा पहुंची। यहाँ पर हम पहुंचे हैं इस मदरसे में, महमूदिया मदरसे में, ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, क्या उनको ये जानकारी है कि सरकारी सर्वे को लेकर के ओवरऑल जो दारुल उलूम ने फैसला दिया है सभी मदरसों के लिए। सहारनपुर के इस मदरसे में हर उम्र के बच्चे पढ़ने आते हैं। पढ़ने आने वाले बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कितनी जानकारी है, जो तस्वीर सामने आई उसने हैरान कर दिया है। जानते हैं कि आप किस देश में रहते हैं? आपके देश का नाम क्या है? योगी जी। बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? जी भारत। हाँ। और क्या कहते हैं भारत को? भारत का कोई दूसरा नाम भी है? अंग्रेजी में बोलते हैं। ये बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? पता है आपको? नहीं पता। नई गाँव। नया गांव। नया गांव गांव का नाम है बेटा। शहर का नाम क्या है? ज्यादातर बच्चे नहीं जानते कि वो किस देश में रहते हैं, उनके शहर का नाम क्या है। एक लड़के ने तो देश को नया गांव बता दिया। भले इन बच्चों को अपने देश का नाम नहीं पता है, लेकिन कलमा जुबान पर है। कोई सबक आपको याद है? बताइए। नहीं, जो याद हो वो बताइए। तख्ती नंबर 1 मुफरादात अलग अलग अल्फा को मुफरादात कहते हैं, जैसे अलिफ खाली बा का नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, जिम के नीचे एक नुक्ता, खाली खा के ऊपर 1 नुक्ता, दाल खाली जाल के ऊपर 1 नुक्ता, रा खाली जा के ऊपर। दोष इन बच्चों का नहीं है, दोष मदरसा चलाने वालों का है, पढ़ाने वाले शिक्षकों का है, जिनकी वजह से ये बच्चे अपने देश का नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। सर हमने तो बताया है, लिखवाया भी है, याद भी कराया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चे नहीं बता पाएंगे तो आपका फेल्योर नहीं है। फेल्योर तो होता है, बच्चा नहीं याद कर पाते तो उसमें टीचर की क्या है? साहब मानने को तैयार नहीं कि उनके पढ़ाने के तरीके में कोई खामी है, अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। देश का नाम, मुल्क का नाम, राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, किस प्रदेश में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, कम से कम इतनी ज़रूरत है बच्चों को जानने की। लेकिन जो यूपी की मदरसे हैं उनमें फ़िलहाल ये जानकारियां भी हर बच्चे को कम से कम नहीं पता होती है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर। ईरान में हिजाब के खिलाफ जंग छिड़ गई है। महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। शहर शहर हंगामा हो रहा है। महसा अमीनी की मौत के बाद ऐसी चिंगारी उठी कि ईरान के कई शहर इसकी लपटों में घिर गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तादाद में सड़क पर उतरी हैं महिलाएं। यहां पर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि ईरान इसे अपना घरेलू मामला करार देकर हिजाब के खिलाफ दुनिया में उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ईरान के कई शहरों में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। ये जंग हिजाब पहनाने के जिद के खिलाफ है।
ये बवाल नहीं, अपनी मर्जी से जीने की आजादी का सवाल है। और सवाल ईरान की महिलाएं उठा रही हैं। हक की इस लड़ाई ने ऐसी चिंगारी उड़ाई है जिसमें ईरान सुलग रहा है। ईरान की ये आग लगी 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद। हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महसा अमीनी को तेहरान में पुलिस उठा ले गई। इल्जाम है कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये ईरान की महिलाएं हैं जो ड्रेस कोड लादने वाले कट्टरपंथ के विरोध के लिए नो टू हिजाब कैंपेन चला रही है, हवा में हिजाब उड़ा रही है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये ईरान की महिलाओं के गुस्से की आग है जो हिजाब को खाक कर रहा है। दरअसल महिलाएं सिर्फ हिजाब को शोले के हवाले नहीं कर रही, नो टू हिजाब का नारा बुलंद कर पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रही हैं। ईरान की इन महिलाओं ने 1779 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद मॉरल पुलिसिंग के नाम पर पाबंदियां सही, लेकिन जुबान नहीं खोली। ड्रेस कोड के नाम पर जुल्म सहे, लेकिन जुबान सिली रही। बरसों बरस रवायतों के साथ चलती रही, लेकिन महसा अमीनी के साथ हुई जाती के बाद सब्र का पैमाना छलक चुका है। ये अपने ही हाथों से अपने बाल काट रही हैं, सरकारी फरमान की धज्जियां उड़ा रही हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ लगी ये आग एक शहर से दूसरे शहर होते हुए पूरे मुल्क में फैली, और फिर ऐसी हवा चली कि शोलों से निकला संदेश लोकल से ग्लोबल हो गया। अमेरिका हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं के साथ खड़ा हो गया, लेकिन ईरान इसे घरेलू मसले में बेवजह की दखल बता रहा है। अमेरिका की नीयत पर सवाल उठा रहा है। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से 13 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और पुलिस पिटाई के बाद वो कोमा में चली गई, जिसके 3 दिन बाद महसा अमीनी की मौत हो गई। ये पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महज 22 साल की उम्र थी महसा अमीनी, जिनकी मौत के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ हंगामा मचा हुआ है। महसा अमीनी परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी। अंदाजा नहीं था कि हिजाब न पहनने की कीमत जान देकर चुकानी होगी। चश्मदीदों का कहना है कि मंगलवार को हिजाब न पहनने के जुर्म में धार्मिक मामलों की पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार किया, वैन में डाला और बुरी तरह पिटाई। इसके बाद खबर आई कि उनकी मौत हो गई। हालांकि ईरान के पुलिस तमाम आरोपों का खंडन कर रही है, लेकिन अमीनी की मौत ने ईरान की महिलाओं के दिलों में शोले जगा दिए। वो सड़कों पर अंगारे बरसा रही हैं। सोशल मीडिया पर अमीनी के अंतिम संस्कार के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं का हुजूम सरकार के खिलाफ तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस भीड़ पर गोलियां बरसाती भी नजर आ रही है। 22 साल की अमीनी को पश्चिमी कुर्दिस्तान के साकेज में दफनाया गया है। अमीनी इसी इलाके की रहने वाली थी। अमीनी की मौत बेशक हो चुकी है, लेकिन हिजाब के चलते पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत ने ईरान में आग लगा दी है। अमीनी की कब्र पर लगे पत्थर की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लिखा है, आप मरी नहीं हैं, आपका नाम विरोध की पहचान के तौर पर याद रखा जाएगा। अमीनी को धार्मिक मामलों की पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उन्होंने सिर ढकने वाले ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस वैन में उन्हें बुरी तरह पीटा गया था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। हालांकि ईरान के पुलिस ने सारे आरोपों का खंडन किया है। उसका कहना है कि अमीनी की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई।
महसा अमीनी की मौत ने ईरान में मानवाधिकार और महिलाओं की आजादी के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। दुनिया भर में हो रही आलोचना ने लगता है ईरान की सरकार को भी मामले की गंभीरता का अंदाजा करा दिया है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गृह मंत्रालय को महसा अमीनी की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच होगी तो रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन ये कितनी स्याह और कितनी सफेद होगी, इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, तो वहीं हिंदुस्तान में स्कूलों में हिजाब पर रोक के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ मुस्लिम देश ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतरी हैं, हिजाब से आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हिंदुस्तान की है। कर्नाटक में इसी साल जनवरी में स्कूल में ड्रेस कोड लागू होने पर हिजाब पर रोक लगा दी गई और जिसके विरोध में कुछ लड़कियां खड़ी हो गई। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि हिजाब को लेकर कर्नाटक में छिड़ी जंग कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 13 जनवरी 2022 उडुपी के पीयू कॉलेज में हिजाब के लिए प्रदर्शन हुआ। 31 जनवरी 2022 उडुपी की छात्राएं ड्रेस कोड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 5 फरवरी 2022 कर्नाटक सरकार ने कॉलेजों में ड्रेस कोड का ऑर्डर जारी किया। 15 मार्च 2022 कर्नाटक हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड के खिलाफ दायर अर्जी खारिज की। 28 मार्च 2022 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 29 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट ने सभी 23 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की। 5 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। फिलहाल पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिस इस्लाम का हवाला देकर मुस्लिम संगठन स्कूलों में हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, वहीं एक इस्लामिक देश में खुद महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं। और अब बात करते हैं मोहाली एमएमएस कांड की। एक ऐसी घटना जिसने हर उस लड़की और उनके परिवार वालों के दिल में दहशत भर दी है जो किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ती है। हंगामे को बढ़ता देख यूनिवर्सिटी को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। आरोपी रिमांड पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस डर्टी पिक्चर की सच्चाई सामने आ पाएगी। यूनिवर्सिटी बाथरूम में गंदी बात। लीक एमएमएस से हंगामा ही हंगामा। कितने किरदार, वीडियो बनाने के लिए अपॉलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने के तेरे को सस्पेंड करेंगे आज। कितने एमएमएस, कितनी बड़ी साजिश। कहां कहां तक था। फोरेंसिक जांच के लिए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मोबाइल फोन्स का क्या क्या क्लिप्स उन मोबाइल फोन्स के अंदर, वो क्लिप्स किस किसने वायरल किया, उन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, जो कि कोर्ट ने सब दिलों को ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते का रिमांड ग्रांट किया। क्या सिस्टम छिपा रहा है सबूत? पढ़ाई की उम्र में क्यों बने एमएमएस के मास्टरमाइंड? ये है एमएमएस कांड के बाद पैदा हुआ खौफ। छात्राएं अपना सामान पैक कर घर जा रही हैं। अराउंड 200 से 300 लड़कियां ऐसे जा चुकी हैं। अभी रातों रात वो जा चुकी हैं। उनके पेरेंट्स लेके गए या वो खुद गई अपने घर, उनका घर पास में था। यहाँ से 200-300 लड़कियां जा चुकी हैं। हिंदुस्तान में तूफान मचाने वाले स्कैंडल के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 24 सितंबर तक बंद करना पड़ा है।
गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में खुफिया कैमरे के खौफ से छात्रों का गुस्सा यूनिवर्सिटी से लेकर मोहाली की सड़कों तक फूटा। सब बाहर आ गए, फुल तोड़ भाई साहब। शनिवार से शुरू हुआ हंगामा सोमवार तक जारी रहा। छात्राओं के गुस्से का असर था कि सरकार को आनन फानन में एसआईटी का गठन करना पड़ा। एसआईटी का दावा है कि जल्द से जल्द एमएमएस कांड के सारे राज फाश किए जाएंगे। छात्रों के भारी हंगामे के चलते 3 की गिरफ्तारी भी हुई है और तीनों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। पुलिस को इन तीनों से कई सच जानने हैं, कई राज पता करने हैं। सबसे बढ़कर यह जानना है कि क्या इसमें कोई साजिश भी थी। इस एमएमएस कांड की गूंज शनिवार रात से ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो चुकी है। ये तस्वीरें शनिवार रात करीब 2 बजे की हैं, जब अश्लील एमएमएस कांड की खबरें यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की 4 दीवारी से बाहर आई और देखते ही देखते वो खबरें जंगल में आग की तरह फैल गई। लड़के और लड़की अपने अपने हॉस्टल से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर आए थे। इस गुस्से की पूरी कहानी इस वीडियो में छुपी थी। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तो इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? शुरू करिए, इतना गंदा काम कर रही है तो। ये वीडियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का बताया जाता है, जिसमें हॉस्टल की वार्डन एक लड़की को पूरी तरह डांट फटकार रही थी। वार्डन उससे पूछ रही थी कि उसने दूसरी लड़कियों के अश्लील वीडियो क्यों बनाए। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपॉलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही। क्यों प्लीज मारो की तरह? कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तो इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? इस वीडियो ने हवा दी कि जिस लड़की को डांटा जा रहा है उस पर आरोप है हॉस्टल के बाथरूम में खुफिया कैमरा छुपाने का। आरोप है कि उसने एक नहीं दर्जनों लड़कियों के नहाते हुए एमएमएस बनाए। आरोप ये भी उसने इन अश्लील एमएमएस को अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। क्यों करती है? किसके कहने पे करती है? किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? कौन लड़का है वो? कहाँ का है वो? अब तू जानती है तभी तो उसको तू भेज रही है वीडियो। शिमला का तू कहाँ से है? जानता तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाल रही है। तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक मैं तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रखूंगा। प्लीज क्यों शुरू करना? इतना गंदा काम कर रही है तो। इस लड़की पर केस दर्ज हो चुका है और इसके बॉयफ्रेंड सनी मेहता पर भी। सनी रोहड़ू के पास एक बेकरी की दुकान चलाता है। एमएमएस भेजने वाली लड़की को 4 साल से जानता है। पुलिस ने सनी और उसके भाई ऋतिक के 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिल गई। पुलिस के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने भी 7 सदस्यों की टीम बना दी है, जो जांच करेगी कि एमएमएस कांड कहां से शुरू हुआ और इसमें कौन कौन छात्र शामिल थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक 17 सितंबर को दोपहर 3 बजे वार्डन ने बताया कि हॉस्टल की एक लड़की ने 5-6 लड़कियों का वॉशरूम में नहाते हुए वीडियो बनाया है। मैंने सबको अपने दफ्तर लेकर आने को कहा। वार्डन लड़कियों के साथ आई तो एमएमएस बनाने वाली लड़की से मैंने पूछा तो वो इनकार करने लगी। मैंने उसका फोन चेक किया तो उसमें से फोटो और वीडियो डिलीट किए गए थे। लड़की के फोन पर तब लगातार काफी मैसेज और फोन कॉल आ रही थी। मुझे शक हुआ जिस नंबर से एमएमएस बनाने वाली लड़की को फोन आ रहा था उस नंबर पर स्पीकर ऑन करवाकर लड़की को हमने बात करने को कहा। साथ ही अगर अश्लील वीडियो मिला है तो उसका स्क्रीनशॉट मंगवाने को भी बोला। स्क्रीनशॉट आने पर हमने लड़की से और सख्ती से पूछा तो उसने माना कि अश्लील वीडियो शिमला में अपने दोस्त सनी के फोन पर भेजे थे। कॉलेज को लगा मामला पुलिस जांच को देना चाहिए, इसलिए पुलिस को खबर की गई। एफआईआर से साफ है कि शक है कि लड़की ने कई एमएमएस बनाए और भेजे। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहने वाली वो तमाम छात्राएं एमएमएस कांड का खुलासा होने के बाद से डरी हुई हैं। कौन सी सेफ्टी? मेरे को तो कोई सेफ्टी नहीं दिखती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से, ना मुझे नहीं पता पुलिस क्या करने वाली है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी सेफ्टी जैसा कुछ भी है। गुस्साए स्टूडेंट्स को शक है कहीं अश्लील वीडियो को लीक करने के पीछे
पैसों की डील तो नहीं थी? कहीं ये आरोपी लड़की किसी ब्लैकमेलिंग रैकेट का हिस्सा तो नहीं? इसी डर से स्टूडेंट्स शनिवार से ही सड़कों पर उतर आए हैं। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में हुए इस सनसनीखेज स्कैंडल के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी सफाई देनी पड़ी। जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 60 बच्चों की MMS बनाई गई है और वो भेजी गई है किसी को, तो इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अपनी टीम ने की है और उस बच्चे का जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसका जो मोबाइल है उसको चेक किया गया है, तो ये पाया गया है कि उस लड़की ने अपनी ही कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियो जो हैं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन से और कोई किसी प्रकार का जो मटेरियल है वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं कि पुलिस को ये केस दे दिया गया है ताकि इसको इसकी तह तक पहुंचा जा सके। हालांकि आज पुलिस के वकील ने इस दावे को खारिज कर दिया कि लड़की के मोबाइल में सिर्फ एक वीडियो है और इसी के बाद छात्रों के दिमाग में सवाल खड़े हो गए कि क्या सच छिपाया जा रहा है। जब शंका पैदा होती है, साथ में अफवाहें भी। छात्रों का दावा था कि MMS कांड के चलते 7 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। इसी के बाद पुलिस पार्टी उन्हें समझाने पहुंची। यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी की तलाशी भी ली गई। वही मिस इन्फॉर्मेशन है और जैसे कोई बंदा कन्विंस हो जाता है किसी इन्फॉर्मेशन से, वो कई बार हो जाता है। देयर इज अ गैप ऑलवेज, तो उस गैप को प्लग करना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम है, वो हम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कहना है कि सभी लड़कियां सुरक्षित हैं। कुछ र्यूमर चल रहे थे रिगार्डिंग दी सुसाइड अटेम्प्ट एंड जो MMS को वायरल होने वाले, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स इनको दिखा दिए और हमने इंश्योर किया है कि बच्चों को FIR की कॉपी भी देंगे हम। कल बच्चों के पास FIR की कॉपी भी हम दे देंगे और रेस्ट ऑफ दी पूरी डिस्कशन के बाद नाउ दे आर कन्विंस्ड कि यस, कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से और जो प्रशासन की तरफ से, नाउ दे आर सेटिस्फाइड। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन दावों पर खुद यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को भी यकीन है। इसीलिए कभी धरने हो रहे हैं तो कभी छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहे हैं। मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MMS कांड ने हर महिला को दहला दिया है, लेकिन इस MMS कांड ने सवाल खड़े कर दिए कि महिला क्या बाथरूम जैसी प्राइवेट जगह पर भी सुरक्षित नहीं? क्या खुफिया कैमरों की पहुंच कहीं भी हो सकती है? क्या एक लड़की ही लड़की का MMS बना सकती है? डर तो है ही, कहीं पे भी आजकल सुरक्षा तो देखो महिला को है ही नहीं, कहीं पे भी चले जाओ तो CCTV कैमरे वगैरह, तो ये तो सब होना ही चाहिए। हाँ, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, चाहे हॉस्टल हो चाहे कहीं पे भी हो। बाजार में भी आजकल जाते हैं तो काफ़ी लूटपाट वगैरह तो हो ही जाती है। हमें खुद ही अपने आप को जागरूक करना होगा, हमें खुद अपने आप को इस चीज़ के लिए अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे आसपास हमारे अलावा हमारे लिए कोई और नहीं खड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर युवा छात्रा का माइंड इतना डर्टी क्यों हो गया? आखिर क्यों युवा पीढ़ी के कदम ऐसे बहके कि पूरी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम कर दिया? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई MMS लीक हुआ। वो जो कनेक्टिवनेस है आपकी रियल लाइफ से उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस चीज़ की वजह से ये एक अपीलिंग सा इंटरफेस हो जाता है और आप मोर और लेस एक लाइव सिचुएशन को देखते हो। इस वजह से लोग शेयर करते हैं। मनोचिकित्सक मानते हैं कि बॉलीवुड के असर और सोशल मीडिया के दौर में वीडियो बनना और वायरल होना तेज हो गया है। नए दौर में नैतिकता के पैमाने बदले, जिसका असर युवा पीढ़ी पर दिखाई दे रहा है। हर किसी को समझना चाहिए, किसी का MMS बनाना और उसे लीक करना 2 अलग अलग अपराध हैं, जिसे लेकर देश का कानून कड़ा है। ऐसे में इस लड़की के सनसनीखेज गुनाह की कहानी बेहद डराने वाली है। ये सोचकर ही डर लगता है कि कोई लड़की भला इतनी घिनौनी करतूत कैसे कर सकती है। एक लड़की ही भला दूसरी लड़कियों की आबरू की दुश्मन कैसे बन गई? लेकिन ये वो सच है जो पुलिस को अपनी पड़ताल में खोज कर निकालना है। और बड़ी खबर का रुख यहां पर कर रहे हैं। भगवंत मान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पंजाब के CM पर शराब के नशे में विमान में सवार होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नशे में होने की वजह से लुफ्तांसा एयरलाइंस ने उन्हें उतार दिया। सच क्या है, सवाल बना हुआ है।
पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार भगवंत मान के लिए मुसीबत जर्मनी से आई है। जी हां, भगवंत मान एक बार फिर शराब को लेकर सुर्खियों में है। भगवंत मान 17 सितंबर को जर्मनी से दिल्ली लौट रहे थे। स्वदेश आने के लिए लुफ्थांसा एयरवेज में सवार हुए, लेकिन उन्हें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में उतार दिया गया। आरोप है कि मान नशे में थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। पत्नी और सुरक्षा कर्मियों ने संभाल रखा था। ज्यादा शराब पीने की वजह से मान की हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा अधिकारियों ने विमान से उतारने का फैसला किया। मान को विमान से उतारे जाने की खबर जैसे ही पंजाब पहुंची, विपक्ष ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विक्रम मजीठिया ने बड़ा हमला बोला है। कारण होया कि जहाज वो नहीं चढ़ सके, वो लेट हो गए और वो जहाज ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 2-4 घंटे लेट भी होया और इसे कारण करके वो पहुंच नहीं सके। अकाली दल नेता सुखबिंदर सिंह बादल ने भगवंत मान और केजरीवाल से सफाई देने की मांग की। ट्वीट कर कहा कि हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार इन खबरों पर चुप है। सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। मान के बहाने कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने की मांग की। विपक्ष ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी बचाव कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर को दोपहर 1:40 पर लुफ्थांसा एयरवेज को टेक ऑफ करना था। विमान रात 12:55 पर दिल्ली पहुंचता, लेकिन मान की वजह से उड़ान भरने में करीब 4 घंटे की देरी हुई। विमान अगली सुबह 4:30 बजे पहुंचा। इधर दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर आप नेताओं पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। आपके एमसीडी चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक से कल ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। आपको बता दें, दिल्ली में आप नेता दुर्गेश पाठक से ईडी ने कल 10 घंटे तक सवाल जवाब किया है। आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के बाद अब आप नेता दुर्गेश पर शिकंजा कसने लगा है। कल ईडी की टीम ने दुर्गेश से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। दुर्गेश सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। रात करीब 9 बजे ईडी दफ्तर से बाहर आए। दुर्गेश जब ईडी दफ्तर से निकले तो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा था, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने दुर्गेश पाठक से आबकारी नीति घोटाले में भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए। आरोपी विजय नायर के साथ संबंध को लेकर भी सवाल जवाब। 6 सितंबर को दुर्गेश पाठक के फोन की जांच की गई थी। दरअसल दुर्गेश आपके एमसीडी चुनाव प्रभारी हैं। ऐसे में अगर उन पर शिकंजा कसता है तो चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका लग सकता है। और अब खबर बिहार के, जहां के जहानाबाद में सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत पर भारी बवाल हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के जहानाबाद से, जहां अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत का आरोप। नाराज लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया। ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद सदर अस्पताल की है, जहां अस्पताल की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई और अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। ये मरीज के साथ बचेगा कि संभालेगा? सब पता है, सुध रहा है सब ना, नींद में है, जान के ये गरीब मर रहा है, ये नींद में सो रहा है। कहां गया इन लोग? दरअसल सांप काटने के बाद महिला को अस्पताल लाया गया। अस्पताल में इंजेक्शन होते हुए भी महिला को नहीं लगाया जा सका, क्योंकि जिस जगह इंजेक्शन रखा था उसकी चाबी ही नहीं मिली और महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कई लोग की चाबी नहीं मिल रहा है, कहीं पर चाबी है ये नहीं है, वो चाबी उन्होंने खोज रहा है, ओटी की चाबी नहीं है, नींद में सो रहा है। अस्पताल के डॉक्टर भी इस बात को मान रहे हैं कि चाबी न मिलने की वजह से इंजेक्शन नहीं लगाया जा सका। मरीज का हालत बिगड़ने लगा, उसके बाद खोजा गया इंजेक्शन, तो इंजेक्शन नहीं मिल पाया। जो स्टोर कीपर है तो चाबी बता नहीं पा रहा है, उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। स्टोर का चाबी किसी के पास नहीं था, अब उसको नहीं मिल पाया। उस मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर पेशेंट कोलैप्स कर दिया। ये हाल तब है जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इस महीने ही पटना में डॉक्टरों को लापरवाही को लेकर हिदायत दे चुके थे। डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करते हैं? कंट्रोल रूम वाला कहा है? अगर जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा।
सुशासन बाबू के राज में अस्पतालों में लापरवाही मरीजों की जान ले रही है। ऐसे में सवाल ये है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या सिर्फ फटकार लगाने से काम चलेगा? और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एक मासूम से रेप की वारदात से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मासूम अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की यह बड़ी घटना है, जहां नाबालिग से रेप के मामले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लखनऊ में नाबालिग लड़की से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 8 साल की मासूम से बंदूक की नोक पर दरिंदगी हुई है। पीड़ित बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। 17 सितंबर को हुई इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब लड़की की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में बच्ची से रेप की बात सामने आई। परिवार ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और विनोद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के रीवा में पुलिस ने गैंगरेप केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुंबई से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर रीवा ले आई है। पुलिस गिरफ्त में आए रीवा गैंगरेप के इन आरोपियों को पुलिस ने मुंबई के पास से पकड़ा है और दोनों को रीवा लेकर आई है। रीवा गैंगरेप केस में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। कुल 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और प्रशासन ने उनकी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। एक आरोपी की और तलाश जारी है, अभी जल्द ही हम उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। रीवा के मंदिर में दर्शन करने गई लड़की से गैंगरेप की खबर जब सरकार को मिली तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद सोमवार को प्रशासन ने 3 आरोपियों के घरों को बुलडोज कर दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से, जहां नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। बताया जा रहा है कि सभी चीतों की हालत सामान्य है और धीरे धीरे वो घुल मिल रहे हैं। परदेशी चीते अब धीरे धीरे देसी बनने लगे हैं। हिंदुस्तान के आबो हवा में घुलने मिलने लगे हैं। हर गुजरते पल के साथ उनकी चहलकदमी तेज होती जा रही है। चीतों को 17 सितंबर को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, यानी 3 दिन बीत चुके हैं। इन 3 दिनों के दौरान चीतों की सेहत से लेकर उनकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी गई और फिर चीतों का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सभी चीते वातावरण में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार की शाम 6 बजे पहली बार चीतों को भोजन दिया गया। चीतों को खाने में पाड़े का मीट दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चीतों को फुल डाइट नहीं परोसी जा रही। चीतों को डाइट से आधा खाना दिया गया। करीब 2.5 से 4 किलो मीट खाने को दिया गया। आमतौर पर चीते 5 से 10 किलो मीट हर तीसरे रोज खाते हैं। चीता रोज शिकार नहीं करता और न ही रोज खाता है। चीतों के सामने बोल में मीट रखा गया, फिर विशेष आवाज निकालकर उन्हें बुलाया गया। चीतों की देखभाल कर रहे अधिकारियों ने एबीपी न्यूज को बताया कि खाना देने से पहले चीतों का हेल्थ चेकअप किया गया था। चीतों का हेल्थ चेकअप दिन भर डेटा इकट्ठा करने वालों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। हेल्थ बुलेटिन तैयार करने के लिए यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी पर नजर रखी गई। चीते की आंखें कैसी हैं, एक्टिवनेस और आराम करने के अलावा नींद की भी पूरी जानकारी इकट्ठी की गई। यूपी सरकार के सर्वे को लेकर मदरसों में हलचल है, लेकिन मदरसों में शिक्षा का जो हाल है, इसको लेकर सभी चुप हैं। मदरसों में हो रही पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सहारनपुर पहुंची। आपको दिखाते हैं संवाददाता रविकांत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो कई लोग एक्टिव मोड में आ गए।
सर्वे में किसी को सियासत नजर आने लगी तो कोई कहने लगा कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है। सर्वे के खिलाफ माहौल बनाने वाले माहौल बना रहे हैं, मदरसों को ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन मदरसों की पढ़ाई का स्तर क्या है, जरा आप अपनी आंख से देखिए। सवाल ये है कि कौन कौन जानता है कि वो किस मुल्क में रहता है? कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। मदरसों की पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी की टीम सहारनपुर के दारुल उलूम महमूदिया मदरसा पहुंची। यहाँ पर हम पहुंचे हैं इस मदरसे में, महमूदिया मदरसे में, ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, क्या उनको ये जानकारी है कि सरकारी सर्वे को लेकर के ओवरऑल जो दारुल उलूम ने फैसला दिया है सभी मदरसों के लिए। सहारनपुर के इस मदरसे में हर उम्र के बच्चे पढ़ने आते हैं। पढ़ने आने वाले बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कितनी जानकारी है, ये जानने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे। जो तस्वीर सामने आई उसने हैरान कर दिया है। जानते हैं कि आप किस देश में रहते हैं? आपके देश का नाम क्या है? योगी जी। बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? जी भारत। हाँ। और क्या कहते हैं भारत को? भारत का कोई दूसरा नाम भी है? अंग्रेजी में बोलते हैं। ये बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? पता है आपको? नहीं पता। नई गाँव। नया गाँव। नया गाँव गाँव का नाम है बेटा, शहर का नाम क्या है? ज्यादातर बच्चे नहीं जानते कि वो किस देश में रहते हैं, उनके शहर का नाम क्या है। एक लड़के ने तो देश को नया गांव बता दिया। भले इन बच्चों को अपने देश का नाम नहीं पता है, लेकिन कलमा जुबान पर है। कोई सबक आपको याद है? बताइए। नहीं, जो याद हो वो बताइए। तख्ती नंबर 1 मुफरादात अलग अलग अल्फा को मुफरादात कहते हैं, जैसे अलिफ खाली बा का नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, जिम के नीचे एक नुक्ता, खाली खा के ऊपर 1 नुक्ता, दाल खाली जाल के ऊपर 1 नुक्ता, रा खाली जा के ऊपर। दोष इन बच्चों का नहीं है, दोष मदरसा चलाने वालों का है, पढ़ाने वाले शिक्षकों का है, जिनकी वजह से ये बच्चे अपने देश का नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। सर हमने तो बताया है, लिखवाया भी है, याद भी कराया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चे नहीं बता पाएंगे तो आपका फेल्योर नहीं है। फेल्योर तो होता है, बच्चा नहीं याद कर पाते तो उसमें टीचर की क्या है? साहब मानने को तैयार नहीं कि उनके पढ़ाने के तरीके में कोई खामी है, अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। देश का नाम, मुल्क का नाम, राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, किस प्रदेश में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, कम से कम इतनी ज़रूरत है बच्चों को जानने की। लेकिन जो यूपी की मदरसे हैं उनमें फ़िलहाल ये जानकारियां भी हर बच्चे को कम से कम नहीं पता होती है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर। और अब बात भगवंत मान की, जो एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के सीएम पर शराब के नशे में विमान में सवार होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नशे में होने की वजह से लुफ्तांसा एयरलाइंस ने उन्हें उतार दिया। सच क्या है, सवाल बना हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार भगवंत मान के लिए मुसीबत जर्मनी से आई है। जी हां, भगवंत मान एक बार फिर शराब को लेकर सुर्खियों में है। भगवंत मान 17 सितंबर को जर्मनी से दिल्ली लौट रहे थे। स्वदेश आने के लिए लुफ्तांसा एयरवेज में सवार हुए, लेकिन उन्हें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में उतार दिया गया। आरोप है कि मान नशे में थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। पत्नी और सुरक्षा कर्मियों ने संभाल रखा था। ज्यादा शराब पीने की वजह से मान की हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा अधिकारियों ने विमान से उतारने का फैसला किया। मान को विमान से उतारे जाने की खबर जैसे ही पंजाब पहुंची, विपक्ष ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विक्रम मजीठिया ने बड़ा हमला बोला है। कारण होया कि जहाज वो नहीं चढ़ सके, वो लेट हो गए और वो जहाज ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ और ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ नहीं सके। अकाली दल नेता सुखबिंदर सिंह बादल ने भगवंत मान और केजरीवाल से सफाई देने की मांग की। ट्वीट कर कहा कि
हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार इन खबरों पर चुप है। सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। मान के बहाने कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने की मांग की। विपक्ष ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी बचाव कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर को दोपहर 1:40 पर लुफ्थांसा एयरवेज को टेक ऑफ करना था। विमान रात 12:55 पर दिल्ली पहुंचता, लेकिन मान की वजह से उड़ान भरने में करीब 4 घंटे की देरी हुई। विमान अगली सुबह 4:30 बजे पहुंचा। हालांकि भगवंत मान पर लगे इन आरोपों को आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है, लेकिन पंजाब में इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। ये पहली बार नहीं है कि भगवंत मान शराब पीने को लेकर विवाद में आए हो, लेकिन ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। जगविंदर, इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सियासत जोरों पर है, वहीं क्या एयरलाइंस के चलते वहां एयरलाइंस के पक्ष में कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है या आम आदमी पार्टी भगवंत मान के पक्ष में जो अपना दावा कर रही है वो सही है। क्योंकि लुफ्थांसा एयरवेज की तरफ से ये कहा गया है, ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि लुफ्थांसा एयरवेज की तरफ से ये कहा गया है कि एयरक्राफ्ट बदलने के कारण फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर फ्लाइट को 4 घंटे से देरी से उड़ाया गया, ना कि उसकी वजह भगवंत मान थे। जबकि पूरा विपक्ष ये दावा कर रहा है कि भगवंत मान के कारण, भगवंत मान नशे में थे जिसकी वजह से वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे, उनको उनकी पत्नी और उनका एक सिक्योरिटी गार्ड संभाल रहे थे, जिस वजह से सारे स्टाफ ने उनको ये कहा कि आप ये यात्रा नहीं कर सकते, लिहाजा उसकी वजह से बाकी यात्रियों को परेशानी हुई और 4 घंटे की देरी से फ्लाइट जो है फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट से उड़ पाई। तो कुल मिलाकर काउंटर और एक तरह से आरोप और दूसरी तरफ से भी जो है वो प्रत्यारोप का दावा किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि कांग्रेस ने सिविल एविएशन मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिख दी है और ये कहा है कि लुफ्थांसा एयरवेज के जरिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये मामला था क्या भगवंत मान शराब के नशे में थे या नहीं थे, एयरक्राफ्ट लेट हुआ तो क्यों हुआ, अगर वो फ्लाइट देरी से दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसकी वजह क्या थी। ये तमाम चीजें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो लुफ्थांसा एयरवेज के जरिए पड़ताल करे। लेकिन जब तक ये पड़ताल नहीं हो जाती तब तक दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अपर्णा। बिल्कुल जगविंदर, यहाँ पर दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब जब लेटर लिख दिया गया है तो क्या माना जाए कि अब इस लेटर को लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? मुझे ये लगता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया देती है तो उससे ये साफ हो पाएगा कि इस पर जांच होगी या नहीं होगी। लेकिन पंजाब में जो ये खबर पहुंची है, ऐसा दावा किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि उस फ्लाइट में पंजाब के कुछ लोग सवार थे जिन्होंने ये सब बात बताई, जिसके बाद पूरा खुलासा हुआ कि भगवंत मान को फ्लाइट से उतारा गया। लेकिन अब उन लोगों का दावा कितना सही है और आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि एयरक्राफ्ट बदलने के कारण फ्लाइट देरी से चली, ना कि भगवंत मान की वजह से, तो इन चीजों की पड़ताल के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ही जांच करवानी होगी। और दूसरी बात, भगवंत मान जो केजरीवाल की तरफ से रखे गए अधिवेशन में नहीं पहुंच पाए और उन्होंने ऑनलाइन उसको संबोधित किया, ये भी एक चौंकाने वाली बात थी कि जब 17 तारीख को वापस आना था भगवंत मान को, तो क्या वो तबीयत बिगड़ने की वजह से नहीं आ पाए या इसका कारण कोई और था? नजर बनाकर रखिए जगविंदर, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि पंजाब में इस पूरे मामले को लेकर सियासत बहुत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए, पंजाब के ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल बीजेपी में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए और कैप्टन अमरिंदर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कैप्टन को राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अब कैप्टन की नई पहचान होगी। बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल पूरे दल बल के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। सारे नाल विचार किए और सारे दे विचार से कि अगर ਆਪਾਂ ਨੇ पंजाब ਦਾ कोई भविख देखना है ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੁਣ समय आ गया कि ਆਪਾਂ बीजेपी नाल मर्ज करिए। पार्टी में शामिल होते ही कैप्टन को बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। किसी राज्य का गवर्नर बनाए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी नई पार्टी बना ली थी। कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अकाली दल से अलग होने के बाद पंजाब में बीजेपी इकाई काफी कमजोर हो गई है। माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह के आने के बाद बीजेपी को मुख्य पंजाब में बड़ा चेहरा मिल गया है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, कल पंजाब जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए, इसकी पटकथा तो पंजाब चुनाव के दौरान ही लिख दी गई थी, लेकिन अब आगे क्या बड़ा इनाम कैप्टन को मिल सकता है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन को एक जिम्मेदारी मिलेगी और जो है, लेकिन सवाल ये है कि वो जिम्मेदारी कब दी जाएगी, क्योंकि सूत्र इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि देखिए, कैप्टन को जिम्मेदारी तो दी जाएगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जिस मकसद से कैप्टन के साथ में आई है वो मकसद भी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने, वहां तक जो बीजेपी जब पहुंचे तो एक मजबूत संगठन उसका खड़ा हो सके, क्योंकि इससे पहले कई सालों तक बीजेपी अकाली के साथ में सत्ता में तो जरूर थी, लेकिन वहां पर अकाली दल हमेशा ही बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रही थी, और बीजेपी का उस मामले में बहुत बड़ा कैडर भी वहां पर खड़ा नहीं हो पाया था। लिहाजा अब कैप्टन के माध्यम से, कैप्टन के चेहरे के आधार पर एक जनाधार जुटाने की कोशिश है, और इसी कड़ी में अब चर्चा ये भी हो रही है कि कैप्टन को जिम्मेदारी तो जरूर दी जाएगी आने वाले वक्त में, लेकिन अभी अब कोशिश ये भी है 2024 के लिए बीजेपी कैप्टन के माध्यम से जनाधार तैयार करे, और मुमकिन है कि अगले कुछ महीनों के दौरान ये जो है, अभी जो कैप्टन की जिम्मेदारी की चर्चा हो रही है ना, कि वो मिले तो, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। बात मदरसों की। देखिए, यूपी सरकार के सर्वे को लेकर मदरसों में हलचल तेज है, लेकिन मदरसों में शिक्षा का जो हाल है, इसको लेकर सभी चुप हैं। मदरसों में हो रही पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सहारनपुर पहुंची। आपको दिखाते हैं सहयोगी रविकांत की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो कई लोग एक्टिव मोड में आ गए। सर्वे में किसी को सियासत नजर आने लगी तो कोई कहने लगा कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है। सर्वे के खिलाफ माहौल बनाने वाले माहौल बना रहे हैं, मदरसों को ठीक ठाक बता रहे हैं, लेकिन मदरसों की पढ़ाई का स्तर क्या है, जरा आप अपनी आंख से देखिए। सवाल ये है कि कौन कौन जानता है कि वो किस मुल्क में रहता है? कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। मदरसों की पढ़ाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी की टीम सहारनपुर के दारुल उलूम महमूदिया मदरसा पहुंची। यहाँ पर हम पहुंचे हैं इस मदरसे में, महमूदिया मदरसे में, ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, क्या उनको ये जानकारी है कि सरकारी सर्वे को लेकर के ओवरऑल जो दारुल उलूम ने फैसला दिया है सभी मदरसों के लिए। सहारनपुर के इस मदरसे में हर उम्र के बच्चे पढ़ने आते हैं। पढ़ने आने वाले बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कितनी जानकारी है, ये जानने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे। जो तस्वीर सामने आई उसने हैरान कर दिया है। जानते हैं कि आप किस देश में रहते हैं? आपके देश का नाम क्या है? योगी जी। बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? जी भारत। हाँ। और क्या कहते हैं भारत को? भारत का कोई दूसरा नाम भी है? अंग्रेजी में बोलते हैं। ये बताइए कि आप किस देश में रहते हैं? पता है आपको? नहीं पता। नई गांव। नया गांव। नया गांव गांव का नाम है बेटा, शहर का नाम क्या है? ज्यादातर बच्चे नहीं जानते कि वो किस देश में रहते हैं, उनके शहर का नाम क्या है। एक लड़के ने तो देश को नया गांव बता दिया। भले इन बच्चों को अपने देश का नाम नहीं पता है, लेकिन कलमा जुबान पर है। कोई सबक आपको याद है? बताइए। नहीं, जो याद हो वो बताइए।
तख्ती नंबर 1 मुफरादात अलग-अलग अल्फा को मुफरादात कहते हैं, जैसे अलिफ खाली बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, जिम के नीचे एक नुक्ता, खाली खा के ऊपर एक नुक्ता, दाल खाली जाल के ऊपर एक नुक्ता, रा खाली जा के ऊपर। दोष इन बच्चों का नहीं है, दोष मदरसा चलाने वालों का है, पढ़ाने वाले शिक्षकों का है, जिनकी वजह से ये बच्चे अपने देश का नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। सर हमने तो बताया है, लिखवाया भी है, याद भी कराया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चे नहीं बता पाएंगे तो आपका फेल्योर नहीं है। फेल्योर तो होता है, बच्चा नहीं याद कर पाते तो उसमें टीचर की क्या है। साहब मानने को तैयार नहीं कि उनके पढ़ाने के तरीके में कोई खामी है, अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। देश का नाम, मुल्क का नाम, राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, किस प्रदेश में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, कम से कम इतनी ज़रूरत है बच्चों को जानने की। लेकिन जो यूपी की मदरसे हैं उनमें फ़िलहाल ये जानकारियां भी हर बच्चे को कम से कम नहीं पता होती है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर। रविकांत की रिपोर्ट आपने देखी और खुद रविकांत हमारे साथ सहारनपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। रविकांत, सब बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है आपकी। ये बड़ा सवाल यही है कि जब मदरसों का हाल इस तरह से है, बच्चों को बेसिक सवालों के जवाब नहीं आते, केवल धार्मिक तालीम उनको दी जा रही है वहां पर, तो ऐसे में अगर सर्वे हो रहा है, उसको सुधारने की जरूरत है या दुरुस्त करने की जरूरत है, तो उस पर इतना विवाद क्यों? देखिए, सर्वे को लेकर के लगभग सभी मदरसों के लोग आदर्श शंका में थे। हालांकि इस मदरसे के भी जो शिक्षक हैं उनसे हमने बात किया तो उनका कहना है कि मौलाना अरशद मदनी ने जब दारुल उलूम से ये कहा कि सर्वे का स्वागत किया जाए तो अब हम स्वागत करेंगे, हमें शंका नहीं रह गई है। लेकिन बावजूद इसके जो खुद अरशद मदनी साहब जो कि सबसे बड़े मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे हमने बात किया तो उनका ये कहना था कि देश में लाखों मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनके लिए जो हमको कर्मचारी चाहिए वो निकालने के लिए हम दीनी तालीम देते हैं, मदरसे चलाते हैं। यानी उनका पूरा फोकस ये है कि सिर्फ दीनी तालीम इन मदरसों में दी जाए और नतीजा ये होता है कि लाखों लाख बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं वो ये तक नहीं जानते हैं कि वो किस शहर में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं। इस तरीके की बेसिक चीज़ भी उनको नहीं बताई जाती है। यहाँ के जो शिक्षक हैं, हमने उनसे जब बात किया और बच्चों से बात किया तो ये समझ में आया कि जो तालीम शिक्षक दे रहे हैं, बच्चे वो तालीम तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, धारा प्रवाह कलमा सुना रहे हैं, लेकिन जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो उनको बताई ही नहीं जा रही हैं। शिक्षक भी अच्छे हैं, लेकिन शिक्षकों की मजबूरी है कि वो हमसे ये कह नहीं सकते हैं कि हमको निर्देश नहीं दिया गया है या निर्देश दिया गया है कि सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाओ। दरअसल मामला ये है कि जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है दारुल उलूम की ओर से या अन्य मदरसा संचालकों की ओर से, वो शिक्षक को इस पर बाध्य करते हैं कि शिक्षक सिर्फ दीनी तालीम दें, बाकी कुछ न पढ़ाएं। ये एक तरीके से अलिखित समझौता सा है। ये हमको देखने में और समझने में आ रहा है कि जो शिक्षक हैं वो मजबूर हैं सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम देने के लिए। जब हम शिक्षकों से यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों की जहनियत में कमज़ोर होगा, हमने तो सिखाया था। इस तरीके के टाल मटोल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि शिक्षक भी क्या करें, जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें उनसे ये कहा ही नहीं जा रहा है कि वो बच्चों को और भी चीज़ें बताएं। यही बड़ा सवाल है रविकांत कि आखिर इस तरह शिक्षा दीन की देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी सिखानी और पढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब निकलकर सामाजिक जीवन में जाएंगे तो किस तरीके से खुद को आगे बढ़ाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसीलिए शायद ये सर्वे यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और रुक कर रहे हैं यूपी की खबर का, जहां आजमगढ़ में 500 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ठगी के तार आजमगढ़ से लेकर मुंबई तक जुड़ते हुए दिख रहे हैं। रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए गए थे। वादा किया गया था पैसों को दोगुना करके वापस भेजेंगे, लेकिन जब हकीकत सामने आई, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वही पेपर ऊपर दिखा के पैसा लगाते थे, सभी लोग लगाए हैं, लेकर भाग गए सबका पैसा। वो ठगी तो मतलब लोगों के बताने के हिसाब से 600-500 करोड़ रुपए की बात है। बताया जा रहा है कि बिलाल नाम के शख्स ने जिहान फाइनेंशियल ग्रुप नाम की फर्जी कंपनी बना रखी थी। कंपनी 3 साल पुरानी थी। लोगों को फंसाने के लिए आरोपी फर्जी कागजात भी दिखाते थे। फर्जी कागजात दिखाकर किसी से 2 लाख तो किसी से 3 लाख जमा कराए गए, लेकिन जब देने की बारी आई तो फरार हो गए।
मेरे जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, यार, आस पड़ोस, ठेला वाले, सब्जी वाले, किसी को नहीं छोड़ा उसने। सभी लोगों को, सभी का पैसा लेके वो भाग गया है। बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़े का ये जाल आजमगढ़ से मुंबई तक फैला हुआ था। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिलरियागंज पर FIR नंबर 204/22 पंजीकृत कराया गया है। इसमें धारा 420, 406, 467, 468, 471 मुख्य अभियुक्त बिलाल, मोहम्मद बिलाल, इसके 11 साथी जिसमें इसके परिवार के लोग और परिचित लोग शामिल हैं और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। आरोपी का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सफाई देता नजर आ रहा है। गाला था वो 15 लाख रुपए का। अजय दुबे हमारे सहयोगी साथ जुड़ रहे हैं। हमारे अजय, जानना चाहेंगे आपसे, महाठगी का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन आरोपी कहां है? निश्चित ही महाठगी का जो आरोपी है और इसके जो एविडेंस, जो आखिरी एविडेंस और कुछ विजुअल्स जो इसके सामने आए हैं, मुंबई और जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है वहां कहीं होने की बात कही जा रही है। इसकी भूमिका को अगर जांचेंगे तो जो ये इस तरीके का फ्रॉड है, जो इस तरीके की पॉन्जी स्कीम है, रिवर्स पिरामिड, इस तरीके के फ्रॉड के मामले में कही जाती है, जहां पर शुरू के जो निवेशक होते हैं, पिरामिड के जो नीचे का हिस्सा होता है, जहां पर छोटा हिस्सा होता है, शुरू के जो निवेशक थे उनको 2 गुना 3 गुना करके पैसा दिया। लोगों में ये बज़ हुआ, लोगों में ये चर्चा हुई कि ये पैसा 2 गुना 3 गुना करके दे रहा है। ये बिटकॉइन, क्रूड ऑयल और शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा दुगुना तिगुना करने का लालच लोगों को देता था। और रिवर्स पिरामिड में जब लोगों की संख्या बढ़ती गई, ऊपर आकर जितनी उसकी फाइनेंशियल फ्रॉड की अपेक्षा थी वो पूरी हुई तो गायब हो गया। और इस तरीके से आजमगढ़, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र और अलग अलग हिस्सों में जहां पर उत्तर भारतीय रहते हैं, खासतौर पर वो परिवार, वो लोग जिनके घर के लोग सऊदी अरब, कतर और मध्य पूर्व के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, इन लोग को टारगेट कर अपनी स्कीम में फंसाकर तकरीबन 500 करोड़ का फ्रॉड करके ये व्यक्ति फरार है। साथ ही इसके परिवार के दूसरे लोगों को भी लोगों ने आरोपी इस मामले में बनाया है। जी अजय, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। अजय दुबे हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपी में पीलीभीत की गैंगरेप पीड़िता ने 12 दिन बाद लखनऊ के अस्पताल में दम तोड़ दिया। आनन फानन में प्रशासन ने देर रात उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। परिवार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। अस्पताल में दिया गया गैंगरेप पीड़िता का ये बयान। आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया, लेकिन 12 दिन मौत से जंग लड़ने के बाद आखिरकार पीड़िता ने दम तोड़ दिया। लखनऊ के अस्पताल में पीड़िता की मौत के बाद प्रशासन दल बल के साथ डेड बॉडी को लेकर पीलीभीत पहुंचा और आनन फानन में देर रात ही शव का अंतिम संस्कार करा दिया। फिलहाल घर वाले पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। न्याय मिले, उन लोगों को सजा मिले, फांसी की सजा मिले और जो इनने मांग रखी है राम सनेही ने कि 50 लाख रुपया मुझे मिले और मेरी सुरक्षा मिले। उधर पुलिस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दे रही है। सूचना मिलते ही तत्काल पीड़ित परिवार की तहरीर के अनुसार FIR सुसंगत धाराओं में SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और नामजद अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। दरअसल 6 सितंबर को पीड़िता घर में अकेली थी। गांव के 2 लड़के जबरन घर में घुसे। आरोपियों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया, डीजल डालकर लड़की को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 सितंबर को लड़की होश में आई और परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद गैंगरेप की वारदात का पता चला। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिस तरह एक बार फिर यूपी की बेटी गैंगरेप का शिकार बनी है, उससे हमारे सिस्टम और समाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं लखनऊ में एक मासूम से रेप की वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मासूम अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। लखनऊ में नाबालिग लड़की से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 8 साल की मासूम से बंदूक की नोक पर दरिंदगी हुई है। पीड़ित बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। 17 सितंबर को हुई इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब लड़की की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में बच्ची से रेप की बात सामने आई। परिवार ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और विनोद नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब खबर मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां रीवा में पुलिस गैंगरेप केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रीवा लेकर आई है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एमपी के रीवा में गैंगरेप केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए रीवा गैंगरेप के इन आरोपियों को पुलिस ने मुंबई के पास से पकड़ा है और दोनों को रीवा लेकर आई है। रीवा गैंगरेप केस में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। कुल 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और प्रशासन ने उनकी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। एक आरोपी की और तलाश जारी है, अभी जल्द ही हम उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। रीवा के मंदिर में दर्शन करने गई लड़की से गैंगरेप की खबर जब सरकार को मिली तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद सोमवार को प्रशासन ने 3 आरोपियों के घरों को बुलडोज कर दिया। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। बताया जा रहा है कि सभी चीतों की हालत सामान्य है, धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं। परदेशी चीते अब धीरे धीरे देसी बनने लगे हैं। हिंदुस्तान के आबो हवा में घुलने मिलने लगे हैं। हर गुजरते पल के साथ उनकी चहलकदमी तेज होती जा रही है। चीतों को 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, यानी 3 दिन बीत चुके हैं। इन 3 दिनों के दौरान चीतों की सेहत से लेकर उनकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी गई और फिर चीतों का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सभी चीते वातावरण में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार की शाम 6 बजे पहली बार चीतों को भोजन दिया गया। चीतों को खाने में पाड़े का मीट दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चीतों को फुल डाइट नहीं परोसी जा रही। चीतों को डाइट से आधा खाना दिया गया। करीब 2.5 से 4 किलो मीट खाने को दिया गया। आमतौर पर चीते 5 से 10 किलो मीट हर तीसरे रोज खाते हैं। चीता रोज शिकार नहीं करता और न ही रोज खाता है। चीतों के सामने बोल में मीट रखा गया, फिर विशेष आवाज निकालकर उन्हें बुलाया गया। चीतों की देखभाल कर रहे अधिकारियों ने एबीपी न्यूज को बताया कि खाना देने से पहले चीतों का हेल्थ चेकअप किया गया था। चीतों का हेल्थ चेकअप दिन भर डेटा इकट्ठा करने वालों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। हेल्थ बुलेटिन तैयार करने के लिए यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी पर नजर रखी गई। चीते की आंखें कैसी हैं, एक्टिवनेस और आराम करने के अलावा नींद की भी पूरी जानकारी इकट्ठी की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।